Hello and welcome. I am Mohammad Zakaria, assistant teacher at Hughes National High School for Boys and Junior College. And today we will learn the second chapter of Geography Population Part 2, and this is the third and last lecture of Population Part 2. In this lecture, we will discuss the most important point of the lesson, that is migration, because most of the question are asked in exam related to the migration. So it is a very important point. So let's start. The definition of migration: when an individual or group of individuals moves from one place to another, from one political boundary to another for lesser or longer duration or permanently, this movement is called migration. So migration basically the movement of people from one place to another place, it is called as माइग्रेशन. तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं माइग्रेशन में, जैसे कि हम सिंगल भी कर सकते हैं माइग्रेशन, और ग्रुप की शक्ल में भी माइग्रेशन जो है वो हो सकती है. और ये माइग्रेशन जो है वन पॉलिटिकल बाउंड्री टू अनदर पॉलिटिकल बाउंड्री में हो सकती है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए और इंडिया टू यूएई एक्सेट्रा. सो ये वन पॉलिटिकल बाउंड्री से अनदर पॉलिटिकल बाउंड्री के दरमियान हो सकती है माइग्रेशन. उसके अलावा फॉर लेसर और लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ये जो ड्यूरेशन है टाइम पीरियड, ये कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, हम कम वक्त के लिए भी माइग्रेशन कर सकते हैं किसी एरिया में. और कभी कभी माइग्रेशन जो रहती है बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन की रहती है. फॉर एग्जांपल 10 से 15 साल जो है लोग माइग्रेशन करके किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं और 10-15 साल के बाद वो वापस अपने कंट्री में वापस आते हैं. तो इस तरह से ये लॉन्गर ड्यूरेशन और लेसर ड्यूरेशन भी हो सकती है. उसके अलावा माइग्रेशन जो रहती है वो परमानेंटली भी हो सकती है, यानी कि कोई कोई लोग जो है वो अपने एरिया को छोड़कर जो नए एरिया में जाते हैं तो वहीं पर जाकर वो सेटल हो जाते हैं, वहीं पर वो रहते हैं और अपने पुराने एरिया को वो छोड़ देते हैं हमेशा के लिए. तो इस तरह की माइग्रेशन जो रहती है वो परमानेंट माइग्रेशन कहलाती है, जिसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो इंडियन पीपल है वो माइग्रेशन करके अदर कंट्री में गए और वहीं पर उनकी सिटीजन जो है वो ले ली और वहीं पर वो सेटल हो गए. तो इस तरह से ये माइग्रेशन जो है की जाती है. दिस में हैपन इन ए प्री प्लान्ड मैनर और में हैपन सडनली. तो माइग्रेशन जो रहती है ये पहले से प्लानिंग के जरिए भी की जाती है, लोग पहले से माइग्रेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल जॉब के सर्च में जो रहती है वो जॉब सर्च करते हैं, अगर किसी नए शहर में उन्हें जॉब मिलती है तो उसकी वो पहले से प्लानिंग करते हैं और उस नए शहर की तरफ वो चले जाते हैं. और कभी कभी जो माइग्रेशन है वो सडनली करना पड़ती है, यानी कि कोई उनके प्लानिंग नहीं रहती माइग्रेशन करने की, लेकिन हालात इस तरह के बन जाते हैं कि उन्हें सडनली माइग्रेशन करना पड़ती है. फॉर एग्जांपल डिजास्टर्स, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद फ्लडिंग हो गया, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है अपना सब कुछ जो है वो खो देते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए किसी नए एरिया में वो शिफ्ट हो जाते हैं. तो इस तरह से उन्हें कभी कभी सडनली भी माइग्रेशन जो है वो करना पड़ती है. ऑल्सो इट कैन बी आइदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. तो माइग्रेशन जो है कभी कभी इंसान जो अपनी मर्जी से करता है, वो खुद तैयार रहता है माइग्रेशन करने के लिए, और कभी कभी उसे जो है अपनी मजबूरी के तहत माइग्रेशन करना पड़ती है. तो ये वॉलेंट्री भी हो सकती है, अपनी मर्जी से भी हो सकती है, और कभी कभी जो माइग्रेशन जो रहती है अपनी मर्जी के खिलाफ और मजबूरी में उसे कभी कभी माइग्रेशन जो है वो करना पड़ता है. तो ये पॉइंट हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में. इन जनरल माइग्रेशन ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन. तो जो माइग्रेशन की जाती है तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. इफ पीपल माइग्रेट टू ए रीजन द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन विल इंक्रीज. तो जिस नए एरिया में
लोग माइग्रेशन करके जाते उस एरिया की माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है जिस नए एरिया में जाके वो सेटल होते हैं। इफ पीपल लीव ए रीजन एंड माइग्रेट टू अनदर रीजन इट्स पॉपुलेशन विल डिक्रीज। और जिस एरिया को छोड़कर इंसान माइग्रेशन करता है तो उस जो पुराना एरिया जो रहता है जिसको छोड़ देता है वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है क्योंकि लोग वहां से बाहर चले जाते हैं दूसरे एरिया की तरफ। Population density, patterns and structure of the population of both the original region, donor region and the region where migration has taken place, recipient region will be affected। जो माइग्रेशन की जाती है उसका इफेक्ट जो है वो दोनों ही रीजन पर पड़ता है। एक तो वो रीजन जहाँ से माइग्रेशन की जाती है और दूसरा वो रीजन जहाँ पर माइग्रेशन करके इंसान जाकर नए इलाके में जाता है। तो वो दोनों रीजन की जो पॉपुलेशन में डेंसिटी में चेंजेस आते हैं, पैटर्न स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो इसमें दो रीजन अहम है, एक है डोनर रीजन। डोनर रीजन जो है जहाँ से लोग माइग्रेशन करके किसी दूसरी तरफ जाते हैं तो उसे कहा जाता है डोनर रीजन। उसे ओरिजिनल रीजन भी कहा जाता है या प्लेस ऑफ ओरिजिन भी इसे कहा जाता है। तो जहाँ से लोग माइग्रेशन करके किसी दूसरे तरफ जाते हैं और जिस नए इलाके में वो जाते हैं वापस सेटल होते हैं उसे कहा जाता है रिसिपिएंट रीजन। तो ये इलाके में रिसिपिएंट रीजन में भी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं और डोनर रीजन में भी पॉपुलेशन में जो है वो चेंजेस आते। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डोनर रीजन की कम हो जाती है क्योंकि लोग उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते, तो पॉपुलेशन डेंसिटी फिर रिसिपिएंट रीजन की जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के इफेक्ट जो एक तरफ निगेटिव इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन का पॉपुलेशन में और दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन की वजह से दोनों रीजन में इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का, एक तरफ निगेटिव इफेक्ट होगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव इफेक्ट होता है माइग्रेशन की वजह से। टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन। Migration can be classified into various types on the basis of their region, duration, intention और purpose, distance, etc। तो जो क्लासिफिकेशन है माइग्रेशन की उसे हम अलग अलग तरीकों से उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो रीजन, वो किस रीजन में माइग्रेशन कर रहा है, जिसे हम एरिया वाइज माइग्रेशन भी कह सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में वो माइग्रेशन करता है। दूसरा है ड्यूरेशन, तो इसमें वो कितने टाइम पीरियड के लिए वो माइग्रेशन करके अपने एरिया को छोड़ के जा रहा है। उसके बाद है इंटेंशन और पर्पस, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों माइग्रेशन कर रहा है। तो उसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो किसी भी पर्पस की वजह से जो है इंसान माइग्रेशन कर सकता है। उसके बाद है डिस्टेंस, तो कितने लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कर रहा है या शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कर रहा है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है माइग्रेशन की। वो कितना ज़्यादा दूर माइग्रेशन कर रहा है अपने एरिया को छोड़कर या फिर अपने करीब के इलाकों में वो माइग्रेशन करके जा रहा है। तो ये डिस्टेंस बेस्ड माइग्रेशन में इसे हम इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। इन दिस क्लासिफिकेशन माइग्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन माइग्रेशन है उसको भी हम सब डिवाइडेड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर कंट्री, दे डू नॉट लीव द कंट्री, दिस इज डन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। सो इंटरनल माइग्रेशन जो है इसमें जो लोग माइग्रेशन करते हैं वो अपने कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर माइग्रेशन करते हैं। अगर हम देखिए, अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है तो इसमें जो लोग माइग्रेशन करते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में अपने कंट्री के अंदर की बाउंड्री के अंदर ही करते हैं। वो अपनी बाउंड्री जो है कंट्री की उसको क्रॉस नहीं करते और अपने कंट्री के एक शहर से दूसरे शहर में वो माइग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे एरिया में जा सकते हैं वो। तो इस तरह से वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही रहकर
माइग्रेशन करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी माइग्रेशन हो सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो माइग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो पॉलिटिकल बाउंड्री कंट्री की उसे क्रॉस नहीं करते, उसे कहा जाता है इंटरनल माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मूविंग टू मुंबई फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट्स के लोग हैं वो माइग्रेशन करके मुंबई में आ जाते हैं। तो इस तरह की ये जो माइग्रेशन है ये कहलाती है इंटरनल माइग्रेशन। सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, that is external migration. In this type of migration people leave their country and move to another country, तो इसमें जो लोग माइग्रेशन करते हैं वो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी नए कंट्री में जाकर रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंट्री कंसीडर करें तो ये माइग्रेशन करके किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो इसमें ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है अपनी कंट्री की लोग उसे क्रॉस करते हैं और किसी नई कंट्री में जाकर वो सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेशन करके किसी दूसरे कंट्री में एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, देन यूके, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल माइग्रेशन। इसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कह सकते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन को, जिसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करके लोग जो है वो माइग्रेशन करके किसी नए कंट्री में जाते हैं। क्लासिफिकेशन बाय ड्यूरेशन, तो इसमें जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है। ये भी टू टाइप्स में इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन कैन बी फॉर लिमिटेड टाइम और सीजनल, तो इसमें जो लोग माइग्रेशन करते हैं वो कम वक्त के लिए लिमिटेड टाइम के अंदर वो माइग्रेशन करते हैं और सीजनल माइग्रेशन रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो माइग्रेशन करते हैं। सम ट्राइब्स ट्रेवल सीजनली इन सर्च ऑफ फॉडर, दिस इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन, तो बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं सीजनली फॉडर की तलाश में, तो इसे कहा जाता है सीजनल माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल जो हिमालयन माउंटेन के पीपल है, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल है वहाँ के, वो अपने कैटल के साथ माइग्रेशन करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड द फूड, तो इस तरह से ये जो माइग्रेशन की जाती है एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो माइग्रेशन करते हैं और इसे सीजनल माइग्रेशन भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन का ये सब पॉइंट ऐसे हम सीजनल माइग्रेशन कह सकते हैं। इन सम प्लेसेस इन महाराष्ट्र मोर लेबर इज नीडेड ड्यूरिंग शुगर केन हार्वेस्टिंग देन दिस लेबर वर्क इन शुगर केन फील्ड, when there is no work on the farm they go to the city and work as laborers, this is an example of seasonal migration। so महाराष्ट्र के अंदर जो बहुत सारे जो लोग हैं, तो जब शुगर केन की हार्वेस्टिंग होती है तो शुगर केन हार्वेस्टिंग के वक्त बहुत सारे जो लेबर की ज़रूरत रहती है वहाँ पर काम करने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो है वो शुगर केन के फार्म में उसकी फील्ड के अंदर काम करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है, शुगर केन की हार्वेस्टिंग खत्म हो जाती है, तो उन्हें कोई जॉब नहीं रहता वहाँ पर, तो उस वक्त वो शहरों में की तरफ बढ़ जाते हैं उस एरिया को छोड़कर और शहर में जाकर वो काम करते हैं एज ए लेबर। तो शहर में वो जाकर एक अपनी मजदूरी करते हैं और वहाँ पे फिर उन्हें रोजगार मिलता है। तो इस तरह का ये भी एक एग्जाम्पल है। और जब फिर से शुगर केन हार्वेस्टिंग का वक्त आता है, वो वापस वो शुगर केन फार्म की तरफ लौट जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल माइग्रेशन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सीजनल माइग्रेशन का। एक हो गया ट्राइबल पीपल और दूसरा जो है जो लेबर्स होते हैं वो भी सीजनल माइग्रेशन जो अक्सर करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ classification by duration, that is long term migration. People leave their place of residence and move to a new place. It is not decided whether they will return soon or not.
दे मे कम ऑन हॉलीडेज फॉर ए फ्यू डेज और एंड गो बैक। तो लॉन्ग टर्म माइग्रेशन में जो माइग्रेशन करते हैं लोग, वो अपने इलाके को छोड़कर किसी नए इलाके में, न्यू प्लेस की तरफ वो चले जाते हैं, और वो ये डिसाइड नहीं करते हैं कि वो कब वापस लौट के आएंगे। ये उनका डिसीजन नहीं होता है, वो लौट कर आएंगे या लौट कर नहीं आएंगे, ये भी उनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं रहता है। अगर उन्हें अच्छी वहाँ पर फैसिलिटी मिल जाए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो हो सकता है कि वो वहीं पर सेटल हो जाए, या फिर कुछ लोग जो रहते हैं वो किसी नए एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं, और जो उनका पुराना रेसिडेंशियल एरिया रहता है, जो भी उनका गांव या शहर रहता है, वहाँ पर हॉलीडेज के लिए आते हैं, वो छुट्टियों में त्यौहार मनाने आ सकते हैं, और छुट्टियां होने के बाद वो वापस अपने जहाँ पर वो नए एरिया में माइग्रेशन करके गए थे, वापस वो लौट जाते उस नए एरिया की तरफ। तो इसके भी एग्जाम्पल है। नंबर 1, पीपल फ्रॉम इंडिया हैव माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एक्सेट्रा। तो ये जो माइग्रेशन करके लोग बहुत सारे इंडिया से माइग्रेशन करके अमेरिका चले जाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन चले जाते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है। बहुत सालों के लिए वो माइग्रेशन करके वहाँ पर चले जाते हैं, 10-20 साल वहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि वो वेकेशन के दौरान, हॉलीडेज के दौरान वो वापस अपनी कंट्री में लौट आए, या फिर वो कभी लौट के भी नहीं आते। तो ये एक लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, सम विलेजर्स हैव कम टू द सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हैव सेटल हियर। तो बहुत सारे जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग रहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों में आते हैं, और जब उन्हें अच्छी वहाँ पे जॉब मिल जाती, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो वहीं पर सिटी के अंदर वो सेटल हो जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म माइग्रेशन हो जाती है। वो ज़्यादा वक्त के लिए फिर अपने इलाके को छोड़कर वो सिटी के अंदर आकर सेटल हो जाते हैं, और हॉलीडेज, वेकेशन वगैरह में वो अपने विलेज में वापस जाते हैं, और फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर वो शहरों में लौट आ जाते हैं। तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है। इन बोथ द एग्जाम्पल्स, जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे अब यूएसए का, उसके अलावा जो विलेजर्स थे, तो उनका अगर हम देखें, इफ द माइग्रेटेड पर्सन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल प्लेस आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज कॉल्ड ए लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। तो अगर कोई इंसान माइग्रेशन करके नए इलाके में चले जाता है और वहाँ से बहुत सालों बाद, फॉर एग्जांपल 15 से 20 साल बाद वापस वो अपने शहर में वापस आ जाता है, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया से जॉब करने के लिए यूएसए चले जाते, यूके चले जाते, और 10-15 साल, 20 साल वहाँ पे जॉब करते, और जब रिटायरमेंट हो जाती उनकी, तो रिटायरमेंट के बाद वो वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं, इंडिया में। तो ये लॉन्ग टर्म माइग्रेशन कहलाएगा। बट if the person never returns to his original place, it is called permanent migration। तो कुछ जो लोग हैं वो कभी वापस अपने एरिया के अंदर लौट के नहीं आते, वो वहीं पर किसी नए एरिया में जाकर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है परमानेंट माइग्रेशन। वो हमेशा के लिए अपने एरिया को छोड़कर किसी नए एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं। इन एडिशन माइग्रेशन कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो ये फिर से वही है, लोग अपनी कभी कभी मर्जी से भी माइग्रेशन करते हैं, और कभी मजबूरी के तहत उन्हें माइग्रेशन करना पड़ती है। रीजंस फॉर माइग्रेशन, तो इंसान माइग्रेशन क्यों करता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कोई भी इंसान जो है बिना रीजन के माइग्रेशन नहीं करता है, उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे पर्पस रहता है माइग्रेशन का, उसके लिए वो माइग्रेशन करता है। देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के पीछे इंसान के। इट कैन बी इकोनॉमिक रीजन इन सम प्लेसेस एंड सोशल कॉजेज इन सम प्लेसेस। तो किसी एरिया के अंदर वो इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, तो कुछ एरिया के अंदर जो रहते हैं वो सोशल कॉजेज हो सकते हैं माइग्रेशन करने के लिए। तो उसके 4 मेन रीजन है। पहला है फिजिकल रीजन, सेकंड है इकोनॉमिक रीजन, थर्ड
social reason, and fourth, political reasons. So let's see first reason, that is physical reason. Natural events like earthquakes, volcanic eruption, drought, and flooding may be responsible for population to migrate. तो जो नेचुरल इवेंट्स रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं, तो उस वक्त लोग मजबूर हो जाते हैं माइग्रेशन करने के लिए. जैसे कि जब अर्थक्वेक आ जाता है किसी एरिया में, वोल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर ड्रॉट जो हम सूखा कहते हैं, या फिर फ्लडिंग की वजह से भी जो लोग हैं वो माइग्रेशन करने के ऊपर लोग मजबूर हो जाते हैं और किसी सेफ एरिया में जाकर वो सेटल होते हैं. तो ये फिजिकल इवेंट्स मीन्स जो नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल इवेंट्स होते हैं वो भी लोगों को माइग्रेशन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. सेकंड इज द इकोनॉमिक रीजन, और इकोनॉमिक रीजन की वजह से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन की जाती है वर्ल्ड के अंदर. तो ये एक अहम रीज़न है, एक अहम कॉज है माइग्रेशन का, इकोनॉमिक माइग्रेशन. सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो होती है वो इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से होती है. माइग्रेशन इन विच पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स, बिजनेस, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा. तो बहुत सारे लोग जो है वो जॉब सर्च करने के लिए माइग्रेशन करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन वो जॉब के तहत ही की जाती है. लोग जॉब हासिल करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेशन करते हैं. इन सर्च ऑफ जॉब, बिजनेस, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वे ऑफ लाइफ है, उसे इम्प्रूव करने के लिए अच्छे नए एरिया की तरफ वो माइग्रेशन करते हैं, बड़े बड़े सिटी के अंदर जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो रहती है वो मौजूद रहती है. तो इस तरह से वो माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन की जाती है. आफ्टर दैट सोशल माइग्रेशन. तो सोशल माइग्रेशन में ऑफन पीपल हैव टू माइग्रेट फोर्सफुली. तो कभी कभी इंसान जो है वो फोर्सफुली माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाता है, वो अपने एरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हालात जो रहते हैं उसके फेवरेबल नहीं पाए जाते वहाँ पर, जिसकी वजह से उसे माइग्रेशन करने पर सोचना पड़ता है या मजबूर होना पड़ता है. पीपल डिसाइड टू लीव देयर प्लेस रादर देन फेस सोशल प्रॉब्लम. तो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स किसी एरिया में राइज हो जाए तो उस एरिया के जो लोग रहते हैं उसे फेस करने के बजाय ये सोचते हैं कि किसी इससे बचने के लिए किसी नए एरिया में हम शिफ्ट हो जाते हैं. इट मे इन्वॉल्व फोर्सिंग पीपल ऑफ ए सर्टन ग्रुप टू माइग्रेट. तो कभी कभी कुछ एरिया के अंदर जो लोग होते हैं वो लोगों पर दबाव डालते हैं कि वो इस एरिया को छोड़कर चले जाए, और उनके साथ जो रहता है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी वहाँ पर उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पर नहीं रहती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं पाई जाती. इस वजह से भी इंसान जो है माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाता है. उसके अलावा मैरिज की वजह से भी लोग जो है माइग्रेशन करते हैं. तो ये सब सोशल फैक्टर है, सोशल रीजंस है, जिसकी वजह से जो पीपल है माइग्रेशन करते हैं. इसमें ज़्यादातर फोर्सफुली माइग्रेशन, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें लोग जो है ना चाहते हुए भी माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाते हैं सोशल फैक्टर्स की वजह से. आफ्टर दैट पॉलिटिकल रीजंस. समटाइम्स वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में अराइज इन ए कंट्री. तो कभी कभी किसी कंट्री के अंदर वार की सिचुएशन जो है वो हो सकती है, या पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर आ सकता है, तो जिसकी वजह से कंट्री के अंदर जो रहता है एक इनस्टेबिलिटी तैयार हो जाती है, यानी कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी रहती है लोगों की वो बहुत ही कम हो जाती है. लोगों के जान का खतरा और साथ ही साथ जो उनकी प्रॉपर्टी लॉस का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है कंट्री के अंदर. तो उस वक्त भी जो लोग रहते हैं वो अपनी कंट्री को छोड़कर माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाते हैं. तो ये भी एक फोर्सफुली माइग्रेशन होती है एक तरह की. इसमें इंसान जो है वो अपनी कंट्री को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली वालों की जान बचाने के लिए उसे माइग्रेशन करना पड़ती है, ताकि वो किसी सेफ एरिया में जाकर रहे. पीपल फ्रॉम दैट कंट्री माइग्रेट एंड सीक रेफ्यूजी इन अनदर कंट्री. तो वो किसी दूसरे कंट्री में माइग्रेशन करके जाते हैं और वहाँ पर रेफ्यूजी की तरह रहते हैं. रेफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं लोगों के लिए वहाँ पर, और वो एक रेफ्यूजी की तरह किसी जो नेबरिंग कंट्री रहती है ज़्यादातर वहाँ पर जाकर वो सेटल होते हैं रेफ्यूजी कैंप के अंदर.
फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो वार हुई थी यूएसए एंड बिटवीन अफगानिस्तान तालिबान जो था, तो उस वक्त उस वार टाइम के अंदर जो अफगानिस्तान के जो कॉमन पीपल थे वो माइग्रेशन करके अपनी जान बचाने के लिए या तो पाकिस्तान चले गए थे या फिर ईरान की तरफ चले गए थे ताकि वो सेफ रह सके वहां पर। तो इस तरह से वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है पॉपुलेशन जो है माइग्रेशन करती है। आफ्टर दैट पुल एंड पुश फैक्टर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस लेसन की, पुल एंड पुश फैक्टर। एज लॉन्ग एज द फाइनेंशियल, फिजिकल एंड psychological needs of human being are fulfilled in a region, he remains in that region, but when these needs become difficult to fulfill, he leaves the place। तो जिस एरिया के अंदर जो इंसान की ज़रूरतें रहे बेसिक वो अगर पूरी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल नीड, फिजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स, जहाँ तक उनकी फुलफिल होती है किसी एरिया के अंदर, तो वो उसी एरिया के अंदर रहना पसंद करते हैं, उस रीजन के अंदर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब उनकी जो बेसिक नीड्स है उस एरिया में फुलफिल नहीं हो पाती है, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया वहाँ पर, तो जो भी उनकी बेसिक नीड्स अगर उस एरिया में फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो उस एरिया को छोड़कर किसी नए एरिया में चले जाते हैं। ही लीव्स द प्लेस, और किसी नए एरिया की तरफ वो अपनी जो भी नीड्स है उसे फुलफिल करने के लिए चले जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं पुल एंड पुश फैक्टर। तो हम पुश फैक्टर की डेफिनेशन देखेंगे पहले। द फैक्टर्स दैट कॉज पीपल टू मूव अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस आर कॉल्ड पुश फैक्टर। तो इसमें जो नीड्स रहती है पीपल की, पॉपुलेशन की, इसमें फुलफिल नहीं हो पाती। जो पुश फैक्टर्स की वजह से माइग्रेशन होती है, इसमें जो लोगों की बेसिक नीड्स रहती है वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर फुलफिल नहीं हो पाती है और वहाँ के लोगों को बाहर की तरफ पुश करने का काम करती है, यानी कि अपने एरिया से वो लोगों को बाहर ढकलने का काम करती है। इसे कहा जाता है पुश फैक्टर। तो जो बेसिक नीड्स जो है, फॉर एग्जांपल रिड्यूस इन एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज एरिया में कम पाई जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट की सर्च के लिए वो किसी नए एरिया की तरफ माइग्रेशन करके चले जाते हैं। उसके अलावा वार, ड्रॉट, वाटर एंड एयर पोल्यूशन अगर उस एरिया में बढ़ जाए तो भी इंसान जो है माइग्रेशन करने पर मजबूर हो जाता है। तो इसमें इंसान जो है अपने एरिया को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है पुश फैक्टर के अंदर, यानी कि ये अपने लोगों को बाहर की तरफ ढकलने का काम करते हैं, बाहर की तरफ ये पुश करती है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को और किसी नए एरिया में जाने के लिए उन्हें मजबूर करती है। इसे कहा जाता है पुश फैक्टर। सेकंड इज द पुल फैक्टर। When people are attracted to a region due to some factors, they are called pull factor। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ उन्हें खींचती है। वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मौजूद रहती है, उसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद रहती है, और साथ ही साथ और भी दूसरी जो बेसिक नीड्स है इंसान की वो भी आसानी से उस एरिया में फुलफिल हो सकती है। तो वो लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ पुल करने का काम करती है, इसलिए इसे पुल फैक्टर जो है हम कहते हैं। तो ये लोगों को अपने तरफ खींचती है पुल फैक्टर में, और पुश फैक्टर के जो है पॉइंट्स वो लोगों को बाहर की तरफ ढकेलते हैं। ये दोनों में दोनों के ये अपोजिट है, एक तरफ से पुश होता है तो दूसरी तरफ पुल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं लोग उस एरिया की तरफ। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन and availability of employment opportunities are pull factor। तो जहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो लोग उस तरफ खींचे चले आते हैं। फॉर एग्जांपल मुंबई, तो मुंबई की तरफ बहुत सारे लोग जो है वो एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर चले आते हैं माइग्रेशन करके। वहाँ पे उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड होता है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये पुल फैक्टर का काम करता है मुंबई शहर। उसका एक एग्जांपल की तरह देखा जाए, ट्राई दिस, तो एक एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक के अंदर। यू हैव ऑलरेडी मेड ए लिस्ट ऑफ द रीजन व्हाई माइग्रेशन ऑकर्स, एड मोर रीजन टू
to it, discuss it in the classroom, classify these reasons into pull and push factors and complete the figure, use the given space or complete in your notebook। तो इसमें एक डायग्राम दिया गया है, एक फिगर दी गई है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पर मेंशन की है। ये इनकम्प्लीट वर्क था, ये हमें ऐड करना था। तो किस वजह से इंसान जो है पुश करने पर मजबूर हो जाता है, अपने इलाके को छोड़कर बाहर की तरफ चले जाता है, तो उसे डोनर रीजन कहेंगे हम। जो डोनर रीजन रहते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को बाहर की तरफ पुश करते हैं, पुश फैक्टर। और जो रेसिपिएंट रीजन रहते हैं वो लोगों को अपने तरफ पुल करने का काम करते हैं, लोगों को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं, लोग इस तरफ खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट बताया गया है, तो मैग्नेट की तरह यहाँ पर लोग खींचे चले आते हैं रेसिपिएंट रीजन में, और पुश फैक्टर के जो लोग हैं वो बाहर की तरफ माइग्रेशन करने पर ढकेले जाते हैं। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं अपने एरिया को छोड़कर बाहर जाने के लिए? वही कि पहला फर्स्ट यहाँ पर डोनर रीजन में पुश फैक्टर में रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जिस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम रहती है, लोग उस एरिया को छोड़कर नए एरिया की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद सेकंड है वार। तो जहाँ पर वार की सिचुएशन हो, जंग शुरू हो, तो उस एरिया को भी लोग छोड़कर किसी नए एरिया की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद है ड्रॉट। तो जहाँ पर ड्रॉट आया हो, सूखा आया हो, तो उस एरिया को भी छोड़कर लोग जो है किसी नए एरिया में चले जाते हैं। उसके बाद है वाटर और एयर पोल्यूशन। तो जहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, तो लोग वैसे एरिया में भी रहना पसंद नहीं करते और किसी नए एरिया की तरफ वो माइग्रेशन करके चले जाते। तो ये सब जो है पुश फैक्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और भी इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो आपके हिसाब से पुश फैक्टर में आने चाहिए। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें आप और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो पुल फैक्टर है, जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचने का काम करती है, तो उसमें फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लोगों को आसानी से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलता है, तो लोग ऐसे इलाकों में खींचे चले आते हैं। उसके बाद है एजुकेशन। तो एजुकेशन फैसिलिटीज वहाँ पर अच्छी मौजूद होती है, इसलिए भी माइग्रेशन करके लोग इस एरिया की तरफ आते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहता है यहाँ पे बहुत हाई रहता है, तो इसलिए भी लोग जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ अट्रैक्ट होकर नए शहरों में, बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आकर रहना पसंद करते हैं। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप रहती है, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद रहती है, इसलिए भी लोग माइग्रेशन करके नए एरिया में चले आते हैं अट्रैक्ट होकर। तो ये इसमें आप और भी पॉइंट अपने तौर से ऐड कर सकते हैं जो आपके हिसाब से यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ ऑन पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन जब इंसान करता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोनों ही रीजन के ऊपर। एक तो जहाँ से माइग्रेशन की जाती है यानी कि डोनर रीजन, और जो यहाँ पर माइग्रेशन करके इंसान नए एरिया में जाता है यानी कि रिसिपिएंट रीजन। तो दोनों ही रीजन के अंदर जो है माइग्रेशन का इफेक्ट जो है वो हमें देखने मिलता है। एक तरफ पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, दूसरी तरफ निगेटिव इफेक्ट मिलता है पॉपुलेशन के माइग्रेशन की वजह से। वी हैव स्टडीड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन अफेक्ट्स दिस टू फैक्टर्स, वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इज द सेकंड वन। तो माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी उसका इम्पैक्ट होता, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उस पर भी माइग्रेशन का जो है इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो सकती है, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की लो हो सकती है, या किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ सकती है। माइग्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू रीजन। तो माइग्रेशन जो रहती है वो दो रीजन के दरमियान की जाती है। वन ऑफ देम इज द डोनर रीजन वाइल अदर इज द रिसिपिएंट रीजन। तो ये दोनों रीजन के दरमियान माइग्रेशन की जाती है, डोनर रीजन एंड रिसिपिएंट रीजन के दरमियान माइग्रेशन अंजाम दी जाती है। तो इस चार्ट के जरिए, इस डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं। तो जहाँ से माइग्रेशन की जाती है उसे हम द प्लेस ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं, या डोनर रीजन भी हम उसे कह सकते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से डोनर रीजन पे भी इफेक्ट होता है, और जो सेकंड रीजन है जो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेट की तरह, लोग उस तरफ
खींचे चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि रिसिपिएंट रीजन। तो इन दोनों रीजन के ऊपर माइग्रेशन का जो इफेक्ट हमें देखने मिलता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट रहेगा जब माइग्रेशन की जाएंगी डोनर रीजन की तरफ से, तो यहाँ पर माइग्रेशन जो रहेंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे जो डॉट्स से ये जब माइग्रेशन की जाएंगी, ये पीपल है वहाँ के रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन है। तो जब यहाँ से माइग्रेशन जो है वो बाहर जाएंगी तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और जब वो नए एरिया में जाएंगी रिसिपिएंट रीजन में, तो यहाँ पर पॉपुलेशन वो नई पॉपुलेशन इसमें ऐड हो जाती है और यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से दोनों ही तरफ उसका इफेक्ट हमें देखने मिलता है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन डोनर रीजन के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, उसके अलावा रिसिपिएंट रीजन में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो, देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सब भी चेंजेस इसमें हमें दिखाई देते हैं दोनों ही रीजन के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें डोनर रीजन, तो डोनर रीजन के अंदर उसका इफेक्ट जो होता है इम्पैक्ट माइग्रेशन का, पॉपुलेशन इज रिड्यूस ऑफ दिस रीजन। तो जब माइग्रेशन इस एरिया को लोग छोड़ के जाते हैं दूसरे एरिया की तरफ, तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डोनर रीजन की पॉपुलेशन कम हो जाती है। सेक्स रेशियो चेंज ट्रेमेंडसली, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन का, वो भी इसमें चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ मैन इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द स्टेट ऑफ केरला go to foreign countries for employment. As a result, Kerala has a higher sex ratio than other states. तो जो केरला है, केरला के बहुत सारे जो मेल पॉपुलेशन है, जो मेन है, ज़्यादातर जो माइग्रेशन करती है वो मेल पॉपुलेशन ही करती है फीमेल के कंपैरिजन में। तो केरला की बहुत सारी जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेशन करके फॉरेन कंट्री में चली गई है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस वजह से जो केरला का सेक्स रेशियो ये सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया के अंदर, यानी कि वहाँ पर फीमेल की पॉपुलेशन जो है मेल के कंपैरिजन ज़्यादा है। तो 1000 मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो है 1084, यानी कि 1000 मेल है केरला के अंदर, तो उनके मुकाबले में 1084 फीमेल वहाँ पर मौजूद है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो क्यों है फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा केरला के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो मेल है वो माइग्रेशन करके फॉरेन कंट्री में चले गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। इस वजह से जो सेक्स रेशियो है वो भी चेंज हो जाता है, यानी कि ज़्यादातर जो है माइग्रेशन वो मेल पॉपुलेशन करती है, जिसकी वजह से उस एरिया में मेल पॉपुलेशन का रेशियो कम हो जाता है। आफ्टर दैट द एज स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज, जो एज स्ट्रक्चर रहता है, जो एज ग्रुप हमने देखे पहले, उसमें भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल एक्सिड्स देन यंग एज ग्रुप। तो जहाँ पर जो डोनर रीजन रहते हैं उस रीजन के अंदर जो चाइल्ड पॉपुलेशन है और ओल्ड पीपल है उनका नंबर ज़्यादा रहता है यंग पॉपुलेशन के मुकाबले में, यानी कि वहाँ पर चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी और ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन रहती है उस एरिया की ज़्यादातर माइग्रेशन करके किसी नए एरिया के अंदर वो चली जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर और भी कोई दूसरे रीज़न के लिए, वो एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी रीज़न की वजह से यंग पॉपुलेशन माइग्रेशन करके किसी नए एरिया में चले जाते हैं। तो डोनर रीजन के अंदर फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है मेल के कंपैरिजन, उसके अलावा चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल ज़्यादा रहते हैं यंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। आफ्टर दैट रिसिपिएंट रीजन, जहाँ पर लोग नए इलाके में आकर रहते हैं, तो इसे हम रिसिपिएंट रीजन कहते हैं। तो रिसिपिएंट रीजन के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन का? द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन दिस रीजन, तो जो रिसिपिएंट रीजन होते हैं उनमें पॉपुलेशन जो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है उन रीजन की। बहुत सारे अलग अलग इलाकों से लोग माइग्रेशन करके इन एरियाज की तरफ आते हैं और इन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। द रेसिपिएंट रीजन में ऑल्सो हैव एन
अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। तो जो सेक्स रेशियो रहता है रिसिपिएंट रीजन का वो अनफेवरेबल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मुंबई 832 एंड पुणे 948। तो ये जो सेक्स रेशियो है इसमें जो मेल पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादा पाई जाती है रिसिपिएंट रीजन में। जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर मेल पॉपुलेशन जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर 1000 मेल है तो उनके जो फीमेल रेशियो उनके सामने वो रहेगा 832, यानी कि 1000 मेल के मुकाबले में मुंबई में जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 832 है। तो सेक्स रेशियो में फीमेल रेशियो यहाँ पर कम है मुंबई के अंदर। उसी तरह से पुणे भी देखें तो पुणे में भी फीमेल का जो रेशियो है वो मेल के मुकाबले में 948 है। तो इस तरह से सेक्स रेशियो में भी अनफेवरेबल यहाँ पे हमें चेंजेस इम्पैक्ट उसका देखने मिलता है। फीमेल पॉपुलेशन इन एरिया में कम पाई जाती है क्योंकि जो मेल पॉपुलेशन रहती है वो इन एरिया की तरफ ज़्यादा आते हैं माइग्रेशन करके। द एज स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंज। जो एज स्ट्रक्चर रहता है वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग यंग पॉपुलेशन इज हायर देन अदर एज ग्रुप। तो जो रिसिपिएंट रीजन रहते हैं उन रीजन के अंदर वर्किंग यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू चाइल्ड एंड ओल्ड पॉपुलेशन। चाइल्ड एंड ओल्ड पॉपुलेशन ओल्ड पीपल जो रहते हैं वो डोनर रीजन में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और जो रिसिपिएंट रीजन है उसमें यंग एंड वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। दिस इज ए ग्रेट डील ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू रिसर्चेज। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर वर्किंग रहती है, यंग पॉपुलेशन रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है उनके दरमियान, न्यू रिसर्चेज डेवलप होती है यहाँ पर और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है इन एरिया की क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। लार्ज स्केल पर यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। रिसिपिएंट रीजन में इनकम लोगों की ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू जो डोनर रीजन है वहाँ के मुकाबले में। अदर इफेक्ट और है इसके रिसिपिएंट रीजन में वो है हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन में प्रूव इनसफिशिएंट एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। तो जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, जो रहने वाले इलाके, रिहायशी इलाके, उसके अलावा वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बुरी तरह से उन पर उसका इफेक्ट पड़ता है और इनकी एक तरह से वहाँ पर स्कार्सिटी हो जाती है रिसिपिएंट रीजन में क्योंकि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये अभी वहाँ पर कम मौजूद रहते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन को ये प्रोवाइड नहीं कर सकते पूरी फैसिलिटी वहाँ पर क्योंकि रिसिपिएंट रीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज होते रहती है। तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में जैसे कि ट्रैफिक जैम वगैरह के प्रॉब्लम हो गए, उस तरह से लोगों को रहने के लिए जो है मकानात जो रहते हैं वो बहुत ही कम पैमाने पर मिलते हैं। तो इस तरह से ये निगेटिव इफेक्ट भी रिसिपिएंट रीजन में देखने मिलते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस लाइक हाउसिंग। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं रिसिपिएंट रीजन के उसका यूज जो रहता है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसे वो नए एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक हाउसिंग। तो वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है लोगों के रहने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। तो एग्रीकल्चरल लैंड का यूज़ वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। प्राइजेस ऑफ लैंड इंक्रीजेस, तो इसकी वजह से लोगों के लिए रहने के लिए मकानात की कमी रहती है, जगह बहुत कम रहती है सिटी के अंदर, तो कीमतें उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। ज़मीन की बहुत ही ऊंचे दामों में यहाँ पर ज़मीन हमें परचेस करना पड़ती है। फ्लैट वगैरह की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है यहाँ पर। तो इस वजह से ज़मीन की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगती है रिसिपिएंट रीजन में। फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर हम प्राइस दे के ज़मीन का तो बहुत ज़्यादा कीमत है उनकी। लैक ऑफ हाउसिंग लीड्स टू इंक्रीज इन स्लम, तो यहाँ पर लैक ऑफ हाउसिंग की वजह से
जो स्लम एरिया जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो झोपड़पट्टी के इलाके रहते हैं ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से लोगों के लिए पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं कि वो ज़्यादा कीमती ज़मीन को परचेस कर सके, तो वो किसी भी एरिया के अंदर छोटे सा ज़मीन के टुकड़े के ऊपर एक स्लम, एक झोपड़पट्टी बनाकर, हट बनाकर, एक तरह से वो झोपड़पट्टी एरिया में एक बहुत बड़ी आबादी, पॉपुलेशन वो रहती है। फॉर एग्जांपल मुंबई में अगर देखें हम धारावी का इलाका, तो एक बहुत बड़ी वहाँ पर पॉपुलेशन जो है हमें दिखाई देती है स्लम एरिया में रहती हुई। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, ये एक तो फर्स्ट में दी गई थी माइग्रेशन के, लेकिन मैं लास्ट में इस पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ माइग्रेशन करने के रीज़न दिए गए लोगों के अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसके आंसर हमें देने हैं। रीड द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो फर्स्ट वन इज द Ram Prasad has grown up in a village in northern India. His uncle who lives in Mumbai has called him to Mumbai and offered him a job. तो राम प्रसाद जो है ये शख्स जो है नॉर्दर्न इंडिया में रहने वाला है, और उसके जो अंकल है वो मुंबई में रहते हैं, और उसके अंकल ने राम प्रसाद को जो है वो मुंबई में बुला लिया है और वहाँ पर उसे एक जॉब ऑफर की है, जिसकी वजह से राम प्रसाद जो है माइग्रेशन कर रहा है। तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहले ये है इकोनॉमिक माइग्रेशन। इकोनॉमिक माइग्रेशन क्योंकि वो जॉब के लिए माइग्रेशन कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक माइग्रेशन का टाइप हो गया। और ये विलिंग माइग्रेशन है, यानी कि ये अपने वॉलेंट्री माइग्रेशन कर रहा है, अपने विलिंगली माइग्रेशन कर रहा है, अपनी खुशी से वो अपने जो नॉर्दर्न इंडिया का इलाका है उसे छोड़कर वो मुंबई की तरफ आ रहा है। और ये इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन वो अपने कंट्री के अंदर ही रहकर माइग्रेशन कर रहा है, नॉर्दर्न इंडिया से वो मुंबई आ रहा है, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से ये दूसरे स्टेट में माइग्रेशन कर रहा है, यानी कि वो अपनी कंट्री की बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहा है, अपनी कंट्री के अंदर ही वो माइग्रेशन कर रहा है। तो इसके अलग अलग फैक्टर्स हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। इकोनॉमिक माइग्रेशन, व्हीलिंग, इंटरनल माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये इसके एग्जाम्पल है राम प्रसाद के माइग्रेशन के पीछे के। रितिका हैज कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ए फेमस कॉलेज इन पुणे। शी लैंडेड ए जॉब इन ए बिग कंपनी इन द USA. It's been 5 years and now she has settled there. तो रितिका जो है, रितिका ये पुणे में इसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ये कंप्लीट किया है, और वो जॉब के लिए USA में चली गई है। तो ये इसने भी माइग्रेशन की है। तो ये है इंडिया के शहर पुणे में रहने वाली, और इसने जॉब के लिए माइग्रेशन की, तो ये है गया इकोनॉमिक माइग्रेशन, जॉब के लिए माइग्रेशन की। उसके अलावा ये व्हीलिंग माइग्रेशन, यानी कि ये पुणे से USA जा रही है, यानी कि एक बड़े एरिया की तरह, डेवलप कंट्री की तरफ वो माइग्रेशन कर रही है, तो अपनी खुशी से वो विलिंगली जो है वो USA जा रही है एक अच्छी जॉब के लिए। तो ये व्हीलिंग माइग्रेशन हो गया। उसके अलावा ये है एक्सटर्नल माइग्रेशन फ्रॉम पुणे टू USA, फ्रॉम इंडिया टू USA ये माइग्रेशन हो रही है। तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये एक एग्जांपल है उसका, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये माइग्रेशन कर रही है। तो ये एक्सटर्नल इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गई। उसके बाद थर्ड है सहमत कंट्री इज अंडरगोइंग ए वार सिचुएशन फॉर ए सिक्योरिटी रीजंस द पीपल हैड टू लीव देयर कंट्री एंड गो समवेयर एल्स कंपल्सरीली। सहमत एंड हर फैमिली हैव टेकन रिफ्यूजी इन नेबरिंग कंट्री। तो सहमत जो है उसके कंट्री में जो है वो वार की सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है। तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उसके कंट्री के बहुत सारे लोगों को जो है अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है, अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो इस तरह से
यहाँ पर ये माइग्रेशन करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न है वार सिचुएशन। तो ये हो गई पॉलिटिकल माइग्रेशन, जो वार कंडीशन है। उसके बाद है रिलिक्टेंट। रिलिक्टेंट मीन्स फोर्स माइग्रेशन, इसे इनवॉलंटरी माइग्रेशन भी हम कहते हैं। तो इसे ये मजबूरी के तहत माइग्रेशन की जा रही है, इसमें वो खुद नहीं चाहते कि अपनी कंट्री को छोड़कर जाए, लेकिन हालात जो है उनके लिए फेवरेबल नहीं है वहाँ पर। अगर वो अपनी कंट्री में रहेंगे तो हो सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा खतरा हो, अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है। तो ये हो गया फोर्स माइग्रेशन, रिलक्टेंट माइग्रेशन। देन इट इज़ अ एक्सटर्नल माइग्रेशन, तो अपनी जो नेबरिंग कंट्री है उसमें जाकर वो शिफ्ट हुआ है, अपनी कंट्री को छोड़कर वहाँ पे रेफ्यूजी की तरह वो रह रहा है। तो इस तरह से ये जो माइग्रेशन हो गई एक्सटर्नल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। नंबर 4, बबन राव। बबन राव इज ए स्मॉल फार्मर फ्रॉम द मराठवाड़ा रीजन। He faced losses in agriculture due to drought. Some other family problems also forced him to sell his land and he shifted to the nearby city. Now he is working and earning livelihood for himself and his family. तो बबन राव जो है ये जो एक फार्मर है और ये मराठवाड़ा में रहने वाला एक फार्मर है। तो इसने जो माइग्रेशन की बेसिकली उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर, ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से। तो इस वजह से ड्रॉट की वजह से उसने माइग्रेशन की सबसे पहले तो ये हो गई एक फिजिकल माइग्रेशन। तो ये एक नेचुरल इवेंट है, ड्रॉट हमने देखा था। तो नेचुरल इवेंट के अर्थ को एक इस तरह की जो हालात होते हैं उसमें माइग्रेशन करता है। तो ये हो गया फिजिकल माइग्रेशन, ड्रॉट की वजह से उसने माइग्रेशन की। तो ये एक हो गई रिलक्टेंट माइग्रेशन। फोर्स माइग्रेशन यानी कि वो अपने एरिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उस एरिया के अंदर, तो उसको वो फोर्स कर रहे कि उसको अपनी ज़मीन बेच दे और किसी नए एरिया में शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए उसने फोर्सफुली होकर ये माइग्रेशन की। और ये माइग्रेशन जो है वो इंटरनल माइग्रेशन है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो उसने मराठवाड़ा छोड़कर जो दूसरे आसपास के शहर थे उस तरफ उसने माइग्रेशन की। तो ये इंटरनल माइग्रेशन है, उसने अपनी जो कंट्री की बाउंड्री है उसे क्रॉस नहीं किया, उसी कंट्री के अंदर के वो अपने जो नेबरिंग सिटी थी उसमें जाकर उसने नई जॉब जो है वो ली है और वहीं पर वो सेटल हो रहा है। उसके बाद है नंबर 5, रितेश। रितेश फ्रॉम पिंपलवाड़ी completed his school education in his village. He has gone to Nasik for further education. तो रितेश जो है ये पिंपलवाड़ी एक छोटा सा विलेज है, उसमें उसने अपनी स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट किया और हायर एजुकेशन के लिए वो उसने माइग्रेशन की है नासिक की तरफ, एक बड़े शहर की तरफ। तो जिस तरह से इसका जो रीज़न है मेन वो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इसने माइग्रेशन की है। तो ये इसका एजुकेशन है, सोशल माइग्रेशन में ये इंक्लूड होता है। और इसने विलिंगली माइग्रेशन की है, उसे एजुकेशन हासिल करना है ज़्यादा, इसलिए उसने अपनी खुशी से अपने पिंपलवाड़ी को छोड़कर वो नासिक की तरफ माइग्रेशन की है। और ये इंटरनल माइग्रेशन है फ्रॉम विलेज टू सिटी। पिंपलवाड़ी एक स्मॉल विलेज है जहाँ पर हायर एजुकेशनल फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसने विलेज से निकलकर बाहर हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए नासिक सिटी की तरफ उसने माइग्रेशन की है। तो ये इंटरनल माइग्रेशन है विलेज टू सिटी। नंबर 6, लतिका डॉटर ऑफ सुरेखा एंड संदीप। तो लतिका जो है ये डॉटर है सुरेखा और संदीप की, फ्रॉम सातारा के रहने वाले वेंट टू सोलापुर आफ्टर मैरिज। तो लतिका जो है इसने शादी के बाद जो ये सोलापुर जो है वो शिफ्ट हो गई है। तो इसमें मैरिज मेन फैक्टर है यहाँ पर। तो शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के शहर जो सोलापुर का है उसके साथ वो सोलापुर में सेटल हुई है जाकर। उसके बाद ये हो गया सोशल माइग्रेशन, क्योंकि मैरिज जो है वो सोशल माइग्रेशन में आता है। और ये विलिंग माइग्रेशन है,
उसने अपनी मर्जी से शादी के बाद जो है अपने हस्बैंड के साथ वो सोलापुर में माइग्रेशन करके वहाँ पर आई है। और ये भी इंटरनल माइग्रेशन है फ्रॉम सातारा टू सोलापुर। तो ये वन सिटी टू अनदर सिटी जो है महाराष्ट्र के वहाँ पर माइग्रेशन की गई है। तो ये हो गई इंटरनल माइग्रेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस एंड फैक्टर हो सकते हैं। एक माइग्रेशन जब इंसान करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं जिसके तहत इंसान जो है माइग्रेशन करता है। अब ये जो 6 पॉइंट्स हमने देखे थे उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए बुक के अंदर। तो नंबर 1 है व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन दिस इवेंट। तो ये जो 6 इवेंट्स दिए गए उनमें क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो उसका आंसर है माइग्रेशन। तो जो भी 6 सिमिलैरिटीज है उनके अंदर सबने इसमें माइग्रेशन की है, चाहे वो बबन राव हो, रितिका हो, सहमत हो, सबने माइग्रेशन की है। उसके बाद सेकंड, इज देयर ए चेंज इन द लोकेशन इन दिस इवेंट वाई। तो इनमें कोई लोकेशन जो इनकी चेंज हुई है और क्यों चेंज हुई है, उसका आंसर है यस, बिकॉज द रीजन ऑफ माइग्रेशन इज डिफरेंट देयरफॉर देयर इज ए चेंज इन द लोकेशन इन दिस इवेंट। तो जो लोकेशन जो है, जैसे कि किसी ने इंटरनल माइग्रेशन की है तो किसी ने एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन यहाँ पर की है। उनके रीजंस अलग अलग है, किसी को जॉब के लिए उसने माइग्रेशन की है, तो किसी ने एजुकेशन, किसी ने वार कंडीशन की वजह से माइग्रेशन की है। तो सबके रीजन जो है माइग्रेशन के अलग है और लोकेशन भी उनकी अलग अलग है। माइग्रेशन करके वो अलग अलग एरिया में गए, किसी ने इंटरनल माइग्रेशन की, किसी ने एक्सटर्नल माइग्रेशन की, किसी ने वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो है इंटरनल माइग्रेशन वो किए। तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन उनकी जो है वो चेंज हुई है। नंबर 3, अरेंज दे 6 इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड लोकेशन। यानी कि वो कितने डिस्टेंस पर उन्होंने माइग्रेशन की है, कम डिस्टेंस से लेके तो ज़्यादा डिस्टेंस से जो ज़्यादा डिस्टेंस तक माइग्रेशन की है 6 लोगों ने, उन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है कम से ज़्यादा की तरफ। तो सबसे पहले कम डिस्टेंस पे माइग्रेशन जिसने की है वो नंबर 5, जिसमें था रितेश, जिसने पिंपलवाड़ी से नासिक में माइग्रेशन की। यानी कि नासिक का जो विलेज है पिंपलवाड़ी से उसने सिटी में माइग्रेशन की है, नासिक में जो बहुत कम डिस्टेंस है। उसके बाद है नंबर 6, जिसमें जो लतिका है उसने माइग्रेशन की है सतारा से सोलापुर। तो ये भी डिस्टेंस जो है वो सतारा से सोलापुर, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, ज़्यादा लंबी माइग्रेशन है। उसके बाद माइग्रेशन का डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। नंबर 4 है बबन राव। तो बबन राव ने मराठवाड़े से माइग्रेशन की है, जो उसके नियर बाय सिटी है, यानी कि एक सिटी से जो उसका जो भी सराउंडिंग सिटी रहेगा नियर बाय वहाँ पर उसने माइग्रेशन की है। यानी कि वन सिटी टू अनदर सिटी उसने माइग्रेशन की है। उसके बाद है नंबर 1। तो नंबर 1 है राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जो है नॉर्दर्न इंडिया से उसने माइग्रेशन की है मुंबई की तरफ। तो ये भी इंटरनल माइग्रेशन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यहाँ पर सिटी से सिटी था, अब यहाँ पर हो गया वो माइग्रेशन का जो डिस्टेंस है वो बढ़कर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ये माइग्रेशन की गई है राम प्रसाद के जरिए। उसके बाद है नंबर 2। तो नंबर 2 है रितिका। तो रितिका भी ने भी माइग्रेशन जो है वो की है माइग्रेशन फ्रॉम पुणे टू यूएसए। तो यहाँ पर यहाँ पर चेंज होगा, नंबर 2 की जगह यहाँ पर मेरे हिसाब से आएगा नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आएगा सहमत। तो सहमत का यहाँ पे और नंबर 2 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे नंबर 3 पे आएगा सहमत। तो सहमत ने जो है वार सिचुएशन की वजह से माइग्रेशन की थी अपनी कंट्री को छोड़कर। उसने जो अपनी नियरिंग कंट्री थी, नेबरिंग कंट्री यानी कि अपने पड़ोसी कंट्री के अंदर उसने माइग्रेशन की है। तो नंबर 3 आएगा यहाँ पर सहमत ने जो माइग्रेशन की है। और नंबर यहाँ पर आएगा लास्ट में नंबर 2। 3 को कट करके हम यहाँ पे नंबर 2 लेंगे, जिसमें रितिका है। तो रितिका ने जो माइग्रेशन की थी वो थी पुणे टू यूएसए। तो ये नेबरिंग कंट्री नहीं, यूएसए इंडिया का ये
इंटरनेशनल माइग्रेशन है लेकिन इंडिया से बहुत दूर है, तो ये इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है माइग्रेशन का जिसने कवर किया है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस बेस्ड माइग्रेशन हमने की है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन डिस्टेंस। नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर लीविंग द ओरिजिनल लोकेशन। तो कौन रीज़न की वजह से उन्होंने माइग्रेशन जो है लोगों ने की है, तो उसके आंसर है जॉब, वार सिचुएशन, ड्रॉट, एजुकेशन एंड मैरिज। तो किसी ने जॉब की वजह से जो है, जैसे कि रितिका ने जॉब के लिए माइग्रेशन की, बबन राव ने जॉब के लिए माइग्रेशन की, उसके बाद सहमत जो है उसने वार कंडीशन, वार सिचुएशन की वजह से माइग्रेशन की, उसके बाद जो बबन राव है उसने ड्रॉट की वजह से माइग्रेशन की, एजुकेशन जो है जिसमें रितेश ने माइग्रेशन की, और मैरिज जो है जिसमें जो लतिका है उसने माइग्रेशन की। तो उनके जो रीज़न है ये उनके माइग्रेशन के पीछे के। नंबर 5, क्लासीफाई द रीजंस इनटू विलिंग एंड रिलक्टेंट, यानी कि जो रीज़न है माइग्रेशन के, एक विलिंगली होती है यानी कि उन्होंने खुशी से माइग्रेशन की है, और दूसरा है रिलक्टेंट यानी कि उन्हें मजबूर होकर फोर्सफुली माइग्रेशन करना पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलिंग रीज़न, जिसमें जॉब की वजह से लोग विलिंगली माइग्रेशन करते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड मैरिज, तो ये सब विलिंग है, विलिंगली इन्होंने माइग्रेशन की। उसके बाद रिलक्टेंट यानी कि उन्हें मजबूरी में माइग्रेशन करना पड़ी। तो वार सिचुएशन और ड्रॉट, तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर उन्हें मजबूर होकर जो है वो माइग्रेशन करना पड़ी है। उसके बाद है मेक ए लिस्ट ऑफ रीजंस बिहाइंड माइग्रेशन बिसाइड्स द वंस गिवन ईयर। तो इंसान किन किन रीज़न की वजह से माइग्रेशन कर सकता है, इसमें बहुत सारे रीज़न जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर किए। इसके अलावा भी और कुछ रीज़न इसमें हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है माइग्रेशन करता है, जैसे कि नेचुरल इवेंट्स हो गए, लाइक अर्थक्वेक, आंसर के अंदर नेचुरल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, then medical facilities, marriage, travel and political problems, religion, language etc। तो इन सब के रीज़न की वजह से भी हम माइग्रेशन जो इंसान वो कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन कर सकती है। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर पॉपुलेशन पार्ट 2, and in next video I will upload the third chapter, that is human settlement. Thank you.